चलो हेलो। चलो हम लोग अब पॉलीफेज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। किस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं? पॉलीफेज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है। क्या है कि पहले हमने एसी थ्योरी जब पढ़ाई थी अपनी वाली कॉपी में, तो उसमें क्या था, पॉलीफेज सिस्टम को और इसी में एसी थ्योरी में ही इंक्लूड कर दिया था। उसी प्रकार से जुगल सर वाले जो क्वेश्चन हैं, उनकी क्वेश्चन सीरीज जो है बुक है, उन्होंने भी एक ही में इनबिल्ड कर दिया है। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ठीक है, चलो देखते पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब जैसे तुमने पढ़ा होगा, पॉलीगैमी पढ़ा होगा, इंग्लिश में वर्ड पढ़ाया था तुमको, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है जो एक से ज़्यादा शादी करें, उसको बोलते हैं पॉलीगैमी, यानी जिसकी एक से ज़्यादा पत्नियां होती हैं। ठीक है, तो पॉली का मतलब क्या होगा? एक से ज़्यादा। अब क्या कर रहा है, बात कर रहा है फेज, यानी कि एक से ज़्यादा फेज होंगे। एक से ज़्यादा क्या होंगे तुम्हारे? एक से ज़्यादा तुम्हारे फेज होंगे। एक से ज़्यादा फेज होंगे तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा पॉलीफेज। क्या कहलाएगा हमारा? हमारा वो पॉलीफेज कहलाएगा। ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा फेज होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? पॉलीफेज कहलाएगा। ठीक, अब देखो, यानी कि एक से ज़्यादा हम लोग के घरों में जो आती है, हम लोग के घरों में जो करंट आ रहा है ना, जो वोल्टेज आ रहा है, वो सिंगल फेज आता है। याद रखना, हम लोग के घरों में सिंगल फेज आता है। सिंगल फेज मतलब एक फेज की तार होती है। सिंगल फेज मतलब क्या हो गया? एक तुम्हारी फेज की तार होगी और दूसरी तुम्हारी कौन सी तार होगी? दूसरी तुम्हारी न्यूट्रल की तार होगी। ठीक है, एक तुम्हारी होगी फेज की तार और दूसरी तुम्हारी होगी न्यूट्रल की तार होगी। ठीक, ये चीज़ होती है हमारी पॉलीफेज सिस्टम होता है। क्या होता है? पॉलीफेज सिस्टम होता है। ठीक, अब देखो वही चीज़ लिखा है, देखो पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है? जिसमें जिसमें दो या दो से अधिक फेज एक साथ क्रिया करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? पॉलीफेज सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, और प्रत्येक फेज में वोल्टता और आवृत्ति क्या होती है? समान होती है। ये लाइन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक फेज में वोल्टता और आवृत्ति क्या होगी? समान होगी। यानी कि प्रत्येक अपने इंडिया में आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो यानी कि हर लाइन में, जैसे कि मान लो आर वाई बी, ठीक है, आर वाई बी हमारा फेज है। ये कौन सा फेज है? ये थ्री फेज प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? ये तुम्हारी थ्री फेज प्रणाली, थ्री फेज सिस्टम है। ठीक है, कौन सा सिस्टम है? कौन सा सिस्टम है? थ्री फेज सिस्टम है हमारा। ठीक है, आर वाई बी यानी कि रेड येलो ब्लू। तो यानी कि आर में जितना, यानी आर मतलब रेड येलो और ब्लू, यानी इस वाली तार में जितना हमारा फ्रिक्वेंसी होगा, इस तार में भी उतनी ही फ्रिक्वेंसी होगी और इस तार में भी उतनी ही फ्रिक्वेंसी होगी। यानी कि तीनों तारों में हमारी 50 हर्ट्ज़ की ही फ्रिक्वेंसी होगी। तीनों तारों में क्या है? हमारी 50 हर्ट्ज़ की ही फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि यानी कि प्रत्येक फेज में हमारा वोल्टेज भी सेम होगा और प्रत्येक फेज में हमारा आवृत्ति भी सेम होगी। क्लियर होगी बात? तो पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक फेज होते हैं, पॉलीफेज सिस्टम कहलाता है हमारा। ठीक है, और प्रत्येक फेज में वोल्टता और आवृत्ति क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, अब देखो, अब जो सिंगल फेज है और पॉलीफेज है, सिंगल फेज और पॉलीफेज में अंतर क्या होता है? सिंगल फेज और पॉलीफेज में अंतर क्या होता है, यानी और इनकी मोटरों में भी क्या अंतर हो? सिंगल फेज की जो मोटरें होती हैं, थ्री फेज की जो मोटरें होती हैं, ठीक है, तो इनमें डिफरेंस भी क्या होता है और अंतर भी क्या होता है, ये भी अब हम देखेंगे। तो देखो, सिंगल फेज मोटरें जो होती हैं वो कैसे चालू होती हैं? झटके के साथ चालू होती हैं। सिंगल फेज मोटरें जो होती हैं हमारी, वो कैसे चालू होती हैं? वो हमारी झटके के साथ चालू होती है, सिंगल फेज मोटरें। ठीक है, तो सिंगल फेज मोटरें जो होती हैं वो झटके के साथ चालू होती है। अर्थात इसमें कैसा कॉम्बिनेशन होता है? इसमें रफ टार्क होता है। कैसा टार्क होता है? रफ टार्क होता है। मतलब कि रफ टार्क का मतलब हो गया कि इसमें टार्क क्या होता है? बेकार होता है। मतलब एक तरह से रफ, देखो एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। स्मूथ का मतलब होता है जो आसानी से चले, और रफ का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो कि जैसे नल होता है, ठीक है, नल होता है, नल को जब जैसे बहुत टाइट चलता था, अपने यहाँ जैसे नल था तो उसमें मेहनत लगती थी। ठीक है, और गाँवों में जैसे नल जाते तो कितना ढीले चलते थे। तो गाँव वाला जो नल हो गया वो कैसा हो गया? स्मूथ हो गया। और जो अपने यहाँ नल था, ठीक है, वो कैसा था? हार्ड था, मतलब कि रफ़ था। ठीक है, तो रफ़ का मतलब क्या होता है? इसमें घर्षण ज़्यादा हो। ठीक है, और घर्षण जिसमें कम होता है उसको क्या बोलते हैं? स्मूथ टार्क। टार्क का रिलेशन उसी से, घर्षण से समझो एक तरह से। ठीक है, तो रफ टार्क होता है मतलब कि आसानी से नहीं चलती हैं, मतलब टाइट चलती हैं मशीनें हमारी सिंगल फेज में। और पॉली फेज में क्या होती है? हमारी मशीनें बहुत अच्छे से चलती हैं, यानी कि घर्षण कम होगा। यानी कि इसका मतलब पॉली फेज मोटरें जो होंगी, यानी थ्री फेज मोटरें जो होंगी, थ्री फेज मोटर किस में आएंगी? पॉली फेज में। तो पॉली फेज मोटरें जो हमारी होंगी वो कैसी होंगी? पॉली फेज मोटरें जो होंगी वो हमारा बहुत अच्छी मोटरें होंगी। किसके कंपेरिजन में? सिंगल फेज के कंपेरिजन में। लॉसेस भी हमारे किस में कम होंगे? थ्री फेज वाली जो मोटरें होंगी इसमें लॉसेस भी कम होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें घर्षण कम होगा, स्मूथ टार्क होगा। ठीक है,
तो इसलिए हमारा घर्षण भी किस में ज़्यादा होगा, सिंगल फेज वाले में घर्षण भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब दक्षता की बात अगर कर ली जाए तो दक्षता किसकी ज़्यादा होगी, तो लॉसेस किस में ज़्यादा होंगे, सिंगल फेज वाली मोटरों में तो दक्षता इसकी क्या होगी, कम होगी। और जो 3 फेज पॉलीफेज मोटरें होंगी इसकी दक्षता क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी दक्षता क्या होगी हमारी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें घर्षण हमारा कम होगा तो लॉसेस भी कम होंगे। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या था, सिंगल फेज मोटरें जो होती है हमारी झटके के साथ चालू होती हैं और इसमें कैसा टार्क होता है, इसमें रफ टार्क होता है, रफ टार्क बोलो या फिर क्या बोलो, पल्सेटिंग टार्क, क्या बोला जाता है, पल्सेटिंग टार्क बोला जाता है, ठीक है। पॉलीफेज में क्या होता है, पॉलीफेज में हमारा कैसा टार्क होता है, पॉलीफेज में हमारा स्मूथ टार्क होता है। पॉलीफेज में कैसा टार्क होता है, स्मूथ टार्क होता है, और ये क्या होती है, झटके के साथ चालू नहीं होती है, ठीक है। जो पॉलीफेज होता है ये हमारी झटके के साथ चालू नहीं होती है, ठीक। इसके बाद देखो कह रहा सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर की दक्षता तथा पावर फैक्टर भी कम होता है। सिंगल फेज जो मोटर होती है उसकी दक्षता और पावर फैक्टर कैसी होती है, कम होती है। तो सिंगल फेज मोटर की दक्षता यानी कि इफिशियंसी और पावर फैक्टर भी क्या होता है, कम होता है। तो याद रखना बात। तो दक्षता तुमको बता ही चुके हैं भी किस तरह से कम हो जाती है, ठीक है। और पावर फैक्टर भी क्या होता है, कम होता है सिंगल फेज मोटरों का। और पॉली फेज मोटरों का क्या होता है, इसकी दक्षता और पावर फैक्टर दोनों क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब देखो ये सिंगल फेज मोटर क्या है, कम शक्ति की बनाई जाती है। ये कम शक्ति की होती है अर्थात सिंगल फेज एचपी की होती है। सिंगल फेज मोटर क्यों होंगी, ठीक है। तो कम एचपी की भी होती है, यानी एचपी का मतलब हो गया हॉर्स पावर, ठीक है। तो कम हॉर्स पावर की मोटरें होती है हमारी, कौन सी, सिंगल फेज। 3 फेज जो होती हैं वो कैसी होती हैं, अधिक हॉर्स पावर की। तो पॉली फेज मोटरें जो होती हैं क्या होती हैं, अधिक फेज की होती हैं। पॉली फेज जो मोटरें होती हैं हमारी कैसी होती है, अधिक फेज की होती हैं। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, सिंगल फेज अल्टरनेटर का जो आउटपुट होता है वो कैसा होता है, कम होता है। सिंगल फेज अल्टरनेटर का आउटपुट कैसा होता है, कम होता है, क्योंकि कैसा है, सिंगल फेज है, इसमें लॉसेस ज़्यादा होंगी, दक्षता भी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब आउटपुट क्या, आउटपुट का तो दक्षता का मतलब ही होता है आउटपुट से, यानी आउटपुट जिस हिसाब से मिलता है हम उसकी दक्षता उतनी ही डिसाइड वहीं से होती है आउटपुट से। आउटपुट जितना अच्छा मिलेगा उसकी दक्षता उतनी ही अच्छी होगी, आउटपुट जितना कम मिलेगा उसकी दक्षता उतनी ही हमारी क्या होगी, कम होगी। तो क्या कह रहा है, कह रहा है सिंगल फेज अल्टरनेटर का जो आउटपुट होता है वो कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। तो सिंगल फेज अल्टरनेटर का जो आउटपुट है वो कैसा होगा, हमारा कम होगा। सिंगल फेज अल्टरनेटर का जो आउटपुट होता है कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। अब 2 फेज का आउटपुट क्या होगा, 2 फेज का, अब 2 फेज अगर मोटर होगी तो उसका आउटपुट होगा √2 गुना मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। कैसे आया है अभी नीचे बताएंगे √2 वाला, बाकी √3 वाला नहीं बताएंगे, क्योंकि √3 में इसका कोई कॉम्बिनेशन, उसका कोई लेना देना नहीं है, डेरिवेशन से लेना देना तो है नहीं, केवल हमें रिजल्ट याद रखने, क्योंकि हमसे पूछेगा केवल रिजल्ट, बहुविकल्पी पे क्वेश्चन पूछना है तो केवल रिजल्ट याद रखना है हम लोगों को। देखो तो सिंगल फेज अल्टरनेटर का आउटपुट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और टू फेज मोटर का आउटपुट क्या होता है, √2 गुना होता है। 2 फेज है तो √2 गुना, 3 फेज है तो √3 गुना आउटपुट होता है, ठीक है। तो 2 फेज मोटर का आउटपुट जो होता है √2 गुना होता है, और 3 फेज मोटर का जो आउटपुट होता है वो √3 गुना होता है, ठीक है। 2 फेज मोटर का जो आउटपुट होता है, 2 फेज मोटर का जो आउटपुट होता है वो हमारा √2 गुना होता है, और 3 फेज मोटर का जो आउटपुट होता है वो हमारा क्या होता है, √3 गुना होता है, ठीक है। अब देखो अब कह रहा है कि सिंगल फेज में एक ही प्रकार की सप्लाई प्राप्त होती है। सिंगल फेज में क्या है, एक ही प्रकार की सप्लाई प्राप्त होती है। यार सिंगल फेज है तो सप्लाई भी एक ही होगी, क्यों, क्योंकि फेज हमारा एक होता है और न्यूट्रल एक होता है, इसी को बोलते हैं सिंगल फेज, ठीक है। तो एक ही सप्लाई देखो मिल रही है हमको, ठीक है। तो करंट किस में आता है, फेज में आता है, तो यानी कि एक सप्लाई प्राप्त होती है, ठीक है। तो वही चीज़ बता रहा है, सिंगल फेज में केवल एक ही प्रकार की सप्लाई प्राप्त होती है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होती है, इसमें 2 वोल्टेज स्तर प्राप्त होते हैं, किसमें, 3 फेज में। अभी पढ़ोगे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 क्वेश्चन तुमको बताएंगे जो पक्का इसमें से आने हैं क्वेश्चन, समझ लो पॉलीफेज से, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो आराम से आने हैं इसमें, ठीक, CTI में। अब देखो क्या कह रहा है कि जबकि 2 फेज कह रहा है कि इसमें क्या होती है, 2 वोल्टेज स्तर होते हैं, क्या होते हैं इसमें क्या होते हैं, 2 वोल्टेज स्तर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हमारा VL और V फेज, क्या चीज़, VL और V फेज, यानी कि लाइन वोल्टेज भी प्राप्त कर सकते हैं और फेज वोल्टेज भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि 2 फेज प्राप्त कर सकते हैं, यानी 2 वोल्टेज स्तर प्राप्त होते हैं। एक होता है लाइन वोल्टेज, एक क्या होता है VL का मतलब हो गया लाइन वोल्टेज, और एक होता है V फेज, एक क्या होता है V फेज, एक होता है फेज वोल्टेज, ठीक है। एक क्या होता है फेज वोल्टेज होता है। तो इसमें 2 वोल्टेज स्तर प्राप्त कर सकते हैं, इसमें क्या है कि 2 वोल्टेज स्तर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है VL और एक होता है V फेज, ठीक है। अब देखो सिंगल फेज कनेक्शन, अब ये VL और V फेज क्या है अभी आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2 फेज होते हैं, एक होता है लाइन वोल्टेज और एक होता है फेज वोल्टेज, ठीक है। अब देखो बात करते हैं आगे, सिंगल फेज कनेक्शन जो होता है वो
और फैन तथा पावर के लिए अलग अलग किया जाता है। लाइट एंड फैन, लाइट और फैन और पावर के लिए अलग किया जाता है, मतलब कि सबके लिए कनेक्शन अलग अलग किया जाता है। सबके लिए कनेक्शन क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। लाइट के लिए कनेक्शन अलग करोगे, फ़ैन के लिए अलग करोगे, पावर के लिए, पावर यानी कि लोड, पावर या मतलब कि लोड के लिए अलग करोगे, ठीक है। तो सिंगल फेज कनेक्शन में क्या होता है, सिंगल फेज कनेक्शन में लाइट और फैन तथा लोड के लिए अलग अलग कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। सिंगल फेज कनेक्शन में क्या होता है, लाइट और पंखा यानी कि लाइट और फैन तथा लोड के लिए यानी पावर के लिए अलग अलग कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। जबकि थ्री फेज में ऐसा नहीं होता है, पॉली फेज में यानी कि थ्री फेज में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, लाइट और फैन तथा लोड सबका एक ही कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सबका क्या होता है, एक ही कनेक्शन होता है, एक ही कनेक्शन से तीनों हमारे चल जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सिंगल फेज में तीनों को अलग अलग चलाना पड़ता है, ठीक है। सबके कनेक्शन अलग अलग करने पड़ते हैं। लेकिन थ्री फेज में ऐसा नहीं है, थ्री फेज में क्या होता है, एक ही कनेक्शन होता है, तीनों हमारे चल जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि पॉली फेज में क्या होता है, लाइट एंड फैन तथा पावर यानी कि लोड का एक ही कनेक्शन होता है, यानी एक ही होता है, ठीक है। इसके बाद देखो आगे बात करते हैं। अब देखो सबसे अच्छा पॉइंट है कि जो सिंगल फेज मोटरें होती है वो हमारी कैसी होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं। सिंगल फेज जो मोटरें होती हैं हमारी क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं, यानी कि अपने मन से स्टार्ट नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें हमें बाहर से कुछ ना कुछ हमें ताकत देनी पड़ती है, तभी हमें बाहर से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, बाहर से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तभी हमारी मोटरें स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो सिंगल फेज मशीनें क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सिंगल फेज मशीनें क्या होती हैं, हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। जबकि जो पॉली फेज मोटरें होती हैं, जबकि पॉली फेज जो मशीनें होती हैं वो कैसी होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है। तो कभी अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं कि यार कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्ट थी, कौन सी नहीं। तो याद रखो, सिंगल फेज जितनी मोटरें होंगी वो हमारी कैसी होंगी, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं। और जितनी पॉली फेज मोटरें होती हैं वो कैसी होती है, सेल्फ स्टार्ट होती हैं। अब क्यों सेल्फ स्टार्ट होती है, क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड होता है। क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है किसमें, पॉली फेज में। रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड मतलब कि घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसमें होता है, थ्री फेज मोटरों में। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि सिंगल फेज मोटरों में क्या नहीं होता है। तो सिंगल फेज मोटरों में क्या नहीं होता है, मैग्नेटिक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है। घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है सिंगल फेज मोटरों में। अगर घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र अगर हो जाए तो क्या होता है कि हमारी सिंगल फेज मोटर क्या सेल्फ स्टार्ट बन जाएगी, ठीक है। तो अभी पढ़ोगे सिंगल फेज, अभी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ोगे तो उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोग एक सिस्टम करते हैं उसमें, ताकि वो सेल्फ स्टार्ट बन जाए। क्योंकि हम सिंगल फेज होती है, ठीक है, तो सिंगल फेज होता है उसमें, तो उसको थ्री फेज में कन्वर्ट करते हैं। वो अभी आगे पढ़ोगे, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ाएंगे उसमें कायदे से पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है। सिंगल फेज को थ्री फेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो क्या होता है, ये जो सिंगल फेज मोटरें होती है वो हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि सिंगल फेज मोटरें जो होती हैं वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाती हैं, घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र इनमें नहीं होता है, ठीक है। अब जो हमारी थ्री फेज मोटरें होती हैं, जो हमारी थ्री फेज मोटरें होती है, ये हमारी क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड होता है, यानी कि चुंबक जो होता है वो अपने आप घूमता रहता है, ठीक है। जैसे मैग्नेट है हमारा, ठीक है, ये मैग्नेट हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है मान लो, तो ये अपने आप घूमेगा। जब ये मैग्नेट अपने आप घूमेगा तो चुंबकीय बल रेखाओं को काटना स्टार्ट कर देगा। जब चुंबकीय बल रेखाओं को काटना स्टार्ट कर देगा तो हमारा क्या हो जाएगी, मोटर स्टार्ट हो जाएगी, करंट बन जाएगा, मतलब वोल्टेज बन जाएगा। लेकिन जो सिंगल फेज मोटर होती है उसमें क्या होता है, चुंबक हमारा अपने आप नहीं घूमता है, उसको बाहर से हम लोग घुमाते हैं, तब जाके हम उसके वोल्टेज प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। तो यही याद रखना है कि जो सिंगल फेज मोटरें होती है हमारी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, तो जो थ्री फेज मोटरें होती है हमारी सेल्फ स्टार्ट होती हैं। किसके कारण, क्योंकि इसमें घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक। अब देखो, दो फेजों के बीच 90 डिग्री का फेज अंतराल होता है। दो फेजों के बीच कितने का अंतराल होता है, 90 डिग्री का फेज अंतराल होता है। याद रखना, दो फेज, कोई भी अगर दो फेज हैं तो उनके बीच कितने का अंतराल होगा, 90 डिग्री का अंतराल होगा, ठीक है, दो फेजों के बीच, ठीक है। जैसे कि मान लो ये टू फेज, अब देखो बात करते हैं टू फेज सिस्टम क्या होता है, टू फेज पॉली सिस्टम क्या होता है। सिंगल फेज तो घरों में आती है, टू फेज और थ्री फेज के बारे में हमको पढ़ना है। केवल तीन ही प्रकार के फेज अभी तक बने हैं, सिंगल फेज, टू फेज और थ्री फेज, ठीक है। तो टू फेज पॉली सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो टू फेज पॉली सिस्टम में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि टू फेज प्रणाली में क्या होता है, टू फेज प्रणाली में दो फेजों के बीच जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, यानी कि फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस, दो फेजों के बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो हमारा कहता होता है 90 डिग्री होता है, दो फेजों के बीच, ठीक। अब ये जैसे मान लो ये हमारी टू फेज सिस्टम है, ये हमारी कॉइल है, चार कॉइल है, ए बी ए डैश और बी डैश, ये चार कॉइल है।
तो देखो इनके बीच में एंगल कितने का 90 डिग्री का है, ठीक है। तो वही हमारा क्या है, ये फेज अंतराल है। क्या है, फेज अंतराल, यानी कि फेज डिफरेंस है। क्या है, फेज डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है इसमें कि पॉलीफेज सिस्टम में क्या होता है। पॉलीफेज सिस्टम में सभी फेज में, पॉलीफेज सिस्टम में सभी फेज में टर्न की संख्या, वोल्टेज तथा फ्रिक्वेंसी क्या होती है, हमारी समान होती है, ठीक है। अभी ऊपर हमने पढ़ाया था एक पॉइंट कि सारे फेजों में, यानी 3 फेज में सिस्टम बताया था कि सारे फेजों में हमारा फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। अभी ऊपर सबसे लाइन बताई थी, सबसे जब वीडियो स्टार्ट की थी तभी, कि पॉलीफेज सिस्टम में क्या होता है कि सारे लाइन में, सारे सब में पॉलीफेज सिस्टम क्या होगी, सिंगल फेज तो हमारी घरों में आती है, ठीक है। पॉलीफेज सिस्टम जैसे मैंने कहा कि आर, वाई और बी, ये 3 है, ठीक है। तो तीनों लाइनों में हमारी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी और वोल्टेज भी सेम होगा। तो वही चीज़ बता रहा है कि पॉलीफेज सिस्टम में सभी फेज में जो होता है टर्न की संख्या भी बराबर होती है, यानी जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं तारों के, और वोल्टेज भी सेम होता है और फ्रिक्वेंसी भी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अब ये हमारा जैसे मान लो 2 फेजों के भी 90 डिग्री का एंगल होता है। 2 फेजों के भी कितने कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। बना लिया हमने 2 फेजों के भी 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक ई बी और ये हमारा हो गया ई ए, ठीक है, 2 हो गया। अब इसका रिलक्टेंस हमारा क्या हो गया, ई हो गया। क्या हो गया, ई। इसके बीच क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं यहाँ पे। कौन सी लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो ये हमारा कण हो गया, यानी ई का होल स्क्वायर बराबर, तो इसको हमने लिख लिया ई का होल स्क्वायर, यानी ई टी। ई टी मतलब ई टोटल लिख लिया हमने। क्या लिख लिया इसको, ई टी। क्या लिख लिया इसको, ई टी, यानी ई टोटल लिख लिया। तो ई टोटल का होल स्क्वायर, यानी ई का स्क्वायर, इसको टोटल लिख लिया, ठीक है। तो ई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ई ए का होल स्क्वायर प्लस का ई बी का होल स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ई टी बराबर ई ए बराबर ई, यानी कि हमने मान लिया कि तीनों क्या होती हैं, बराबर होंगी, ठीक है। तो कि फेज टर्न की संख्या, वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। तो हमारा जो ई ए है वो बराबर किसके होगा, ई बी, और बराबर हमने क्या मान लिया, ई मान लिया, ठीक है। तो ई ए बराबर ई बी, बराबर में क्या मान लिया हमने, ई मान लिया, ठीक है। तो देखो ई टी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो ई टी बराबर √2 ई, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, डायरेक्ट याद कर लो कि 2 फेज मोटर का जो आउटपुट होता है वो √2 गुना होता है। 2 फेज मोटर का जो आउटपुट होता है वो √2 गुना होता है। देखो डायरेक्ट, ये देखो ये लिखा हुआ है, ऐसे आया है। तो इसका डेरिवेशन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन हमसे पूछता नहीं है। बस इतना ही पूछेगा कि 2 फेज मोटरों का जो आउटपुट होता है वो कितने गुना होता है। 2 फेज मोटरों का जो आउटपुट होता है वो हमारा कितने गुना होता है, √2 गुना होता है। 2 फेज मोटरों का जो आउटपुट होता है हमारा कितना गुना होता है, √2 गुना होता है, ठीक है। अब देखो 2 फेज प्रणाली का जो उपयोग है वो कहाँ करते हैं, हीटिंग के लिए किया जाता है। 2 फेज प्रणाली का उपयोग जो है हम किसके लिए करते हैं, हीटिंग के लिए करते हैं, ठीक है। इसलिए हीटिंग के कारण इसका यूज कहाँ कर दिया किया जाता है, विद्युत भट्टी में किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत भट्टी में किस फेज का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत भट्टी में 2 फेज प्रणाली का उपयोग किया जाता है, ठीक है। विद्युत भट्टी में 2 फेज प्रणाली का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो 2 फेज प्रणाली का उपयोग हीटिंग के लिए किया जाता है। सबसे पहली बात तो हीटिंग के लिए ऐसे पूछ लेगा कभी कदा, हीटिंग के लिए कौन से फेज का उपयोग करोगे, तो हीटिंग के लिए 2 फेज प्रणाली का उपयोग करेंगे, 2 फेज सिस्टम का यूज करेंगे। और विद्युत भट्टी में किस फेज का प्रयोग करते हैं, 2 फेज सिस्टम का यूज किया जाता है विद्युत भट्टी में भी, ठीक है। चलो अब 3 फेज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 3 फेज सिस्टम अभी बता चुके हैं, 3 होंगे, RYB यानी कि रेड, येलो और ब्लू, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, फेज होते हैं। और जो ब्लैक होता है, ब्लैक कलर देखो, रेड कलर का, येलो कलर का और ब्लू कलर का, नीला, यानी कि लाल, पीला और नीला रंग की जो तारें होती है, तीनों हमारी कैसी होती है, फेज की तारें होती हैं, ठीक है। और जो ब्लैक तार होती है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता आ जाता है, कहेगा कि बताइए न्यूट्रल की तार का रंग क्या होता है। तो न्यूट्रल की तार का रंग कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो जो ब्लैक वाली तार होती है, जो ब्लैक वाली तार होती है हमारी कौन सी तार होती है, वो हमारी न्यूट्रल की तार होती है। और जो ग्रीन वाली होती है तार, वो हमारी कौन सी होती है, अर्थिंग की होती है। जो ग्रीन वाली तार होती है वो हमारी कौन सी होती है, अर्थिंग की होती है, ठीक है। अब देखो कभी कभार ऐसे आ जाएगा कि RYB क्या है। तो RYB क्या है, RYB हमारे फेज है। तो RYB क्या है, फेज के कलर है। कैसे कलर है, फेज के कलर। और RBY अगर पूछ लेगा, RGB पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, RGB। तो याद रखना RGB हमारे क्या है, ये प्राइमरी कलर है, प्राथमिक रंग बोलते थे, पढ़ते थे। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, रेड, ठीक है, ग्रीन और ब्लू होते हैं, ठीक है। रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं, ठीक है। ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। तो ये हमारे फेज नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखना। हमारे फेज होते हैं RYB और प्राथमिक रंग को होते हैं RGB होते हैं, ठीक है। अब देखो 3 फेज सिस्टम में क्या होता है, अभी 2 फेज सिस्टम में दोनों फेजों की याद रखना बहुत आता है क्वेश्चन। ये देखो अभी हमने कल ही, अभी AC थ्योरी में जुगल सर वाले में भी आएगा, बाकी पहले भी आ चुका है शायद ये क्वेश्चन कि 2 फेज सिस्टम होता है
टू फेज सिस्टम में दो कॉइल के बीच कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होता है? टू फेज सिस्टम में दो कॉइल के बीच कितने का फेज डिफरेंस होता है, कितने का फेज अंतराल होता है? तो 90 डिग्री का होता है। और थ्री फेज सिस्टम में कितने का होता है? थ्री फेज सिस्टम में 120 डिग्री का होता है, यानी 360/3 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 360/3, ठीक है। तो 360/3 कर लेते हैं किसमें? थ्री फेज सिस्टम में 300, ठीक है, 360/3, 3 का भाग दे दिया तो कहता है 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, थ्री फेज सिस्टम में दो फेजों के बीच का कोण कितना होता है? 120 डिग्री होता है। इस तरह से हमारा फिगर बनता है थ्री फेज वाला, ठीक है। जब एक कॉइल ये, एक कॉइल ये और एक कॉइल, तीसरी कॉइल ये, तो इन तीनों कॉइल मतलब हर दो कॉइल के बीच 120 डिग्री का एंगल होगा। इधर 120 डिग्री का एंगल, इस दो कॉइल के बीच भी कितने का डिग्री का एंगल? 120 डिग्री का एंगल। और इस दो कॉइल के बीच भी हमारा कितने का एंगल होगा? इस दो कॉइल के बीच भी हमारा 120 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब देखो, इसमें हम डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो थ्री फेज सिस्टम का आउटपुट क्या होता है? √3 गुना होता है। वही लिखा है ET बराबर क्या होगा? √3E, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखो, टू फेज मोटरों का जो आउटपुट होता है वो √2 गुना होता है, और थ्री फेज मोटरों का जो आउटपुट होता है वो √3 गुना होता है, ठीक है। अब देखो, थ्री फेज कनेक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। थ्री फेज जो कनेक्शन होता है हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है थ्री फेज कनेक्शन। एक होता है स्टार कनेक्शन और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन। एक क्या होता है? स्टार कनेक्शन होता है, और दूसरा कौन सा था हमारा? डेल्टा कनेक्शन होता है, ठीक है। एक स्टार कनेक्शन होता है और दूसरा कौन सा होता है? डेल्टा कनेक्शन होता है। अब जरा पढ़ लेते हैं स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन क्या है, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि तीन तारें होती हैं, ठीक है, इस तरह से जुड़ी होती हैं हमारी। एक देखो रेड है, एक ब्लू और येलो होगी। और सबसे खास बात, सबसे मेन पॉइंट क्या होता है? स्टार कनेक्शन में हमारा न्यूट्रल की भी एक तार होती है। कौन सी तार होती है? एक तार हमारी न्यूट्रल की भी होती है, ठीक है। और जबकि डेल्टा कनेक्शन में ऐसा नहीं होता। डेल्टा कनेक्शन में केवल तीन तार होती है, एक रेड की मिल जाएगी, एक ब्लू की मिल जाएगी, एक येलो की मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या होता है? सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये होता है कि स्टार कनेक्शन जो होता है, स्टार कनेक्शन में हमारा न्यूट्रल की तार होती है, यानी स्टार कनेक्शन में हमारी जो होता है वो थ्री फेज सिस्टम और 4 वायर होता है। स्टार कनेक्शन क्या होता है? इसमें थ्री फेज होता है और 4 वायर हो रहे हैं। तो देखो, फोर, एक रेड, येलो और ब्लू, तीन तारे हैं और एक न्यूट्रल की तार है, तो चार तारे हैं, इसमें 4 वायर है, ठीक है। स्टार में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, स्टार कनेक्शन कैसा होता है? तो स्टार कनेक्शन हमारा थ्री फेज सिस्टम होता है और 4 वायर होती है, ठीक है। स्टार कनेक्शन जो होता है हमारा थ्री फेज सिस्टम और 4 वायर वाला सिस्टम होता है स्टार कनेक्शन, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन हमारा इस तरह से होता है, ठीक है। तो एक रेड की तार होती है, एक ब्लू की तार होती है और एक एक वाई की तार होती है, ठीक है। RY भी फेज होता है और एक न्यूट्रल की तार होती है। जबकि डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? डेल्टा कनेक्शन में केवल तीन तारें होती हैं, वो त्रिभुज के आकार में बनी होती है। डेल्टा का नाम ही से के लिए डेल्टा बनना है। डेल्टा यानी कि भूगोल में पढ़ा था छोटी क्लासों में डेल्टा, तो त्रिभुज प्रकार का बनना है। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। तीन तारें हमारी, एक रेड है, एक येलो है, एक ब्लू है। तीन तारें हमारी हैं, एक रेड, येलो, एक हमारी रेड है, दूसरी येलो है और तीसरी क्या है? हमारी ब्लू है। तो ये हमारी कौन सी? डेल्टा कनेक्शन वाली हो गई, ठीक है। अब देखो, इसमें स्टार कनेक्शन में क्या होता है? इसमें ब्रेक डाउन आने की कंडीशन अधिक होती है। क्या होती है? ब्रेक डाउन आने की कंडीशन अधिक होती है। जबकि डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? ब्रेक डाउन की संभावना कम होती है। ब्रेक डाउन की कंडीशन, ब्रेक डाउन की संभावना कम होती है। ब्रेक डाउन देखो क्या होता है? ब्रेक डाउन का मतलब होता है जैसे कि कोई कुंडली टूट जाए। मान लो, जैसे कि मान लो ये आर है, आर और बी, मान लो ये RYB है, ठीक है। तो इसके में क्या हो? ब्रेक डाउन क्या होता है? मतलब कोई एक तार खराब हो जाए, ये चीज़ का मतलब हुआ। मतलब कोई जो एक तार, मतलब रेड तार जो है वो स्टार कनेक्शन से अलग हो जाए, तो स्टार कनेक्शन हमारा बचेगा? नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है, ठीक है। जैसे हम जो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। जैसे हमारी जो ट्रेनें चलती हैं, हम लोग की ट्रेनें चलती हैं, जो ऊपर खंभे होते हैं, उसमें भी हमारा ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन जब हो जाता है तो क्या होता है? खंभे से कनेक्शन जोड़ने के लिए हम लोग को फिर जाना पड़ता है, ठीक है। तो कभी क्या होता है? रात में, अभी तक तो ड्यूटी नहीं लगी हम लोग की रात में, क्योंकि ट्रेनिंग बेस पे है, ठीक है। तो रात में रात में जाना पड़ता है सही करने, ठीक है। अब तो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर भी देख चुके हैं, मतलब इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, जितना बड़ा घर होता है ना, उतने बड़े बड़े तो ट्रांसफार्मर देखे हमने, ठीक है। TSS में सब होते हैं ट्रांसफार्मर वो, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या ब्रेक डाउन का मतलब होता है? जैसे कोई एक तार टूट जाए, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है। आसान भाषा में अगर समझ सकें तो कनेक्शन हमारा टूट जाए, ठीक है, यानी कि कनेक्शन टूटने की बात होती है, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। तो जो हमारा स्टार कनेक्शन होता है, इसमें ब्रेक डाउन होने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो डेल्टा कनेक्शन होता है, इसमें ब्रेक डाउन होने की संभावना कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें तीन तार होती है, उसमें चार तार होती है। चार तार है तो ज़्यादा टूटने का डर है, कोई पता नहीं कौन सी तार टूट जाए। इसमें तीन तार है तो उसमें कम डर है, तो इसीलिए हमारा इसका ब्रेक डाउन क्या होता है? कम होता है। तो ब्रेक डाउन होने की कम संभावना रहती है किसमें? डेल्टा कनेक्शन में।
और ब्रेकडाउन ज़्यादा होने की संभावना किस में रहती है, हमारी स्टार कनेक्शन में रहती है। ठीक है, अब देखो अब ये आया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये ही बोल रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं, अब जैसे मान लो कौटिल्य सर ने जो कराया है CTI के पेपर 2 हो गए, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर टकराया होगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है स्टार कनेक्शन में, याद रखना ये स्टार की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, स्टार कनेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, डेल्टा कनेक्शन की बात हो रही है। तुमको 4 रिजल्ट याद रखने हैं। कौन से रिजल्ट, 4 रिजल्ट याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो, अब तुमको रखने 4 रिजल्ट याद, लेकिन मैं एक ही याद करवाऊंगा, चारों याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, चारों याद रखोगे तो बड़ी कन्फ्यूजन होगी, चारों याद रखोगे बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, लेकिन 4 रिजल्ट में से केवल एक ही रिजल्ट याद कर लो, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से याद रखना, कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, और ये हमेशा पेपर में आता है क्वेश्चन, चाहे कोई भी पेपर दे दो, CTI का पेपर दो, UP PCL का दो, UP RML का दो, चाहे जहाँ का एग्ज़ाम दोगे ITI का, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो देखो तुमको याद रखना है केवल स्टार का, इसका याद रखना है, स्टार का याद रखना है। तो देखो स्टार में ये 2 रिजल्ट हैं, और डेल्टा में भी देखो, डेल्टा में भी हमारा ये 2 रिजल्ट हैं। ठीक है, अब देखो ये लिखा IL, IL का मतलब हो गया लाइन वोल्टेज, IL का मतलब क्या हो गया, लाइन वोल्टेज हो गया। ठीक है, आई फेज का मतलब हो गया तुम्हारा फेज वोल्टेज, क्या हो गया, फेज वोल्टेज हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से VL लिखा हुआ है, तो VL क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज हो जाएगा। वी फेज लिखा है, यानी कि क्या हो जाएगा, फेज वोल्टेज हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे IL है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज, ये है आई फेज, यानी ये हो जाएगा, सॉरी ये IL लिखा है, यानी लाइन करंट है। ठीक है, और फेज लिखा है तो क्या हो जाएगा, फेज करंट है। ये VL लिखा है तो क्या है, लाइन वोल्टेज, और ये VPH लिखा है तो क्या है, फेज वोल्टेज। ठीक है, अब देखो क्या है, अब तुमको याद ये रखना है, केवल एक रिजल्ट याद रखना है, वो भी स्टार वाला याद रखना कि स्टार कनेक्शन में ठीक है, लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है। बस ये याद रखना, बस और कुछ नहीं याद रखना, ज़्यादा याद रखोगे हमेशा कन्फ्यूजन में रहोगे। ठीक, तो क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट होती है, स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट के क्या होती है, बराबर होती है। बस एक रिजल्ट याद रख लिया बस। ठीक है, अब इसी में स्टार की ही बात कर रहा हूँ, स्टार में केवल एक ही याद किया तुमने। अब देखो कैसे लिखने का तरीका है, दिमाग में बैठाने का तरीका देखो क्या है, स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट है वो फेज करंट के बराबर होती है। अब देखो ये तो होगी करंट की बात, किसकी बात होगी, करंट की बात। अब हम वोल्टेज की बात करते हैं, स्टार में ही वोल्टेज की बात कर रहे हैं। अब क्या आएगा, स्टार में जो लाइन वोल्टेज होता है, वो क्या होता है, √3 गुना होता है, क्योंकि क्या पढ़ रहे हो, 3 फेज, और 3 फेज सिस्टम का आउटपुट क्या होता है, √3 गुना होता है। तो वही चीज़ यहाँ से आया, जो वोल्टेज होता है, ठीक है, जो हमारा वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज होता है, वो √3 गुना होता है किसका, V फेज का। अब जस्ट इसी का उल्टा अब क्या होगा, डेल्टा की बात करते हैं। अब डेल्टा की बात करते हैं, डेल्टा में क्या होगा, अब डेल्टा में क्या होगा, फेज करंट होगी। ठीक है, तो डेल्टा में जो हमारा लाइन करंट होगी, ठीक है, डेल्टा में जो लाइन करंट है, अब देखो इसमें लाइन करंट क्या है, स्टार में क्या होती है, अब देखो यहीं से स्टार में तुम्हारा क्या होता है, लाइन करंट फेज करंट के बराबर होगा, लेकिन अब डेल्टा में क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, √3 आई फेज हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो ये वो वाला, इसका जो ये दूसरा नंबर वाला पॉइंट था, इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट वाला बन जाएगा। ठीक है, तो IL बराबर क्या होगा, √3 आई फेज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो लाइन वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फेज वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फेज वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या निष्कर्ष निकला, कुल मिला के ये निष्कर्ष निकला कि स्टार कनेक्शन का याद रखना है, स्टार कनेक्शन में लाइन करंट जो होती है वो फेज करंट के बराबर होती है। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट जो होती है वो हमारी फेज करंट के बराबर होती है। ठीक है, अब डेल्टा में क्या होगा, स्टार में तुम्हारी करंट बराबर है, यानी कि करंट बराबर, तो डेल्टा में क्या होगा, वोल्टेज बराबर होगा। तो डेल्टा में जो हमारा वोल्टेज होगा, लाइन वोल्टेज होगा, वो फेज वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, तो वही देखो स्टार में तुमको याद रखना है कि लाइन करंट जो है वो फेज करंट के बराबर है, और इसमें क्या है कि जो अब इसमें देखो करंट बराबर, जिसमें क्या होगा, वोल्टेज बराबर होगा, तो इसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर है। ठीक है,
अब इसमें क्या है कि जो वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है, वो √3 गुना है वी फेज का √3 गुना है। इसमें क्या होती करंट, क्या होता है √3 गुना होता है। याद हो गए चारों पॉइंट, केवल एक ही याद रखना है, स्टार वाला याद रखना है करंट का। उसमें क्या हो जाएगा डेल्टा में वोल्टेज बराबर हो जाएगा। इसके बाद √3 गुना क्या हो जाएगा डेल्टा में करंट जो है हमारी √3 गुना हो जाएगी। और डेल्टा में क्या, स्टार में क्या होगा √3 गुना हमारा वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो केवल एक ही रिजल्ट याद रखना था, उसमें 4 रिजल्ट तुम्हारे बन गए। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर पूछता है। ठीक है, इसमें से ये इस चारों में से एक रिजल्ट ज़रूर पूछ लेता है। ठीक है, अब देखो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, सिंगल फेज तथा 3 फेज सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। स्टार कनेक्शन से क्या है कि स्टार कनेक्शन से हम लोग सिंगल फेज भी निकाल सकते हैं। जो हमारे घरों में बत्ती आती है, ठीक है, सिंगल फेज आती है, तो हम स्टार कनेक्शन अगर हमारा है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, सिंगल फेज भी प्राप्त कर सकते हैं और 3 फेज भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें 3 फेज ही सप्लाई प्राप्त करते हैं, उसमें केवल 3 फेज सप्लाई ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना ये बात कि जो डेल्टा कनेक्शन, देखो तभी कह रहा हूँ, थ्योरी तुम जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगी, इसके बाद क्वेश्चन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में बैठता जाएगा। बस गैपिंग नहीं रखना है। अगर तुमने गैप कर दिया 1 महीने, तुमने अगर ITI छोड़ दी तो सारा गेम बेकार हो जाएगा, समझ लो। तो वही कह रहा है, ITI को अब तुम्हें छोड़ना नहीं है। ठीक है, फोकस मेन तुम्हारा ITI ही रहना है, बस ये समझ लो कि ITI तुमको डेली 4 घंटे से तो कम पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो क्या है, डेल्टा कनेक्शन में केवल 3 फेज, डेल्टा कनेक्शन में केवल 3, अभी तो प्रेजेंट टाइम में जब तक पेपर CTI का नहीं हो रहा तब तक तो पूरा दिन ITI का पढ़ो। ठीक है, सारा रिवाइज करो। अब देखो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, केवल 3 फेज सप्लाई ही प्राप्त कर सकते हैं। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, केवल 3 फेज सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो किस हिसाब से होता है ये चीज़, उसको हम दिखा देते हैं ज़रा। अब देखो एक चीज़ कैसे होती है, यानी स्टार कनेक्शन में हम घर को लाइट कैसे दे सकते हैं, सिंगल फेज करंट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो जरा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो ये हमारा क्या रेड की तार है, तो हमारे घरों में क्या आता है, एक फेज आता है, एक न्यूट्रल आता है। तो देखो किसी भी, मान लो ये रेड की तार एक निकाल देंगे बाहर और एक न्यूट्रल से तार बाहर निकाल देंगे, सिंगल फेज बन गया। या फिर क्या करेंगे, एक ब्लू से तार बाहर निकाल देंगे, एक न्यूट्रल से तार बाहर निकाल देंगे, हमारा बन जाएगा। क्योंकि हमारे घरों में क्या होता है, एक फेज एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इससे निकालना चाहेंगे, वाई से एक तार निकाल देंगे, एक न्यूट्रल से तार निकाल देंगे, ये भी एक फेज बन गया। तो यानी सिंगल फेज बना सकते हैं, 3 रास्ते हैं बनाने के, लेकिन स्टार कनेक्शन में केवल। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में हमारा न्यूट्रल होता ही नहीं। जब न्यूट्रल ही नहीं होता है तो हम क्या घरों में सिंगल फेज सप्लाई प्राप्त कर पाएंगे, नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये लाइन लिखी है कि स्टार कनेक्शन में सिंगल फेज तथा 3 फेज सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन डेल्टा कनेक्शन में ऐसा नहीं होता। डेल्टा कनेक्शन में केवल 3 फेज सप्लाई ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पावर की। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन में जो पावर होती है, PT यानी टोटल पावर, जो पावर होती है वो क्या होता है, 3 × IPH VPH cos phi होता है। ठीक है, और जो डेल्टा कनेक्शन में पावर होती है वो भी क्या होता है, 3 IPH VPH cos phi होता है। ठीक है, यानी कि पावर दोनों में क्या होती है, सेम होती है। पावर दोनों में क्या होती है, सेम होती है। टोटल पावर क्या होती है, सेम होती है, यानी कि 3 VI, यानी कि फेज की बात कर रहा है ये। ठीक है, इसमें भी क्या है, फेज है। ठीक है, तो टोटल पावर क्या होती है, 3 × IPH VPH cos phi, और डेल्टा में भी पावर सेम होती है, 3 IPH VPH cos phi होता है। ठीक है, अब देखो ज़रा हम, अब ये तुमने फेज के लिए लिख लिया, ये फॉर्मूला किसके लिए लिखा है, हमने फेज के लिए लिखा है। अब हम देखो इसको लाइन के लिए बदल रहे हैं। किसके लिए बदल रहे हैं, लाइन के लिए बदल रहे हैं। ज़रा देखो ये कौन सा स्टार कनेक्शन है, कैसा है, स्टार कनेक्शन के लिए हम देख रहे हैं। स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट के बराबर होती है। स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट के बराबर होती है। तो IPH यानी आई फेज की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, IL लिख सकते हैं। देखो 3 × IL लिख लिया। अब स्टार कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज होता है, स्टार कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज होता है वो क्या होता है, √3 गुना होता है। स्टार कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज होता है वो क्या होता है, √3 ऐसे होता है, V लाइन बराबर √3 V फेज। तो हमें चाहिए V फेज, तो V फेज बराबर क्या हो जाएगा, V फेज बराबर हो जाएगा VL/√3। क्या हो जाएगा, VL/में √3 हो जाएगा। तो यही चीज़ देखो यहाँ लिखा है, V फेज की जगह पे VL/√3 आ गया, और cos phi की जगह पे cos phi आ गया। क्लियर होगी इतनी बात। अब यहाँ पे P टोटल बराबर क्या हो गया। ठीक है, अब ये √3 से एक, ये 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले √3 से एक √3 ये कट गया, तो ऊपर क्या बचा, केवल √3 IL VL cos phi। ठीक है, तो याद रखना ये बात कि स्टार कनेक्शन के लिए जो टोटल पावर होती है फेज के क्रम में, जो टोटल पावर होती है फेज के क्रम में क्या होता है,
आई इंटू आई पी एच इंटू वी पी एच कॉस फाई। लेकिन लाइन करंट के लिए क्या होता है, लाइन करंट के लिए होता है √3 आई एल वी एल कॉस फाई होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग किसकी बात करते हैं, अब हम लोग डेल्टा कनेक्शन की बात करते हैं। डेल्टा कनेक्शन में पावर तो दोनों सेम होती है फेज के लिए, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं लाइन के लिए। उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, इसमें जो लाइन करंट होती है, डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन करंट होती है वो √3 गुना होती है किसके, आई फेज के। तो आई फेज बराबर क्या हो जाएगा, आई फेज बराबर हो जाएगा आई एल, और ये √3 नीचे आएगा, आई एल अपॉन में √3। तो लिख लिया हमने, आई फेज की जगह पे क्या लिख दिया, आई फेज की जगह पे लिख लिया आई एल अपॉन में √3, ठीक है। और वी फेज क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं किसमें, डेल्टा कनेक्शन में। तो लिख लिया हमने, और इंटू क्या हो गया, इंटू हमारा कॉस फाई हो गया, ठीक है। अब ये √3 से ये 3 को √3 इंटू √3, एक √3 से एक √3 कट गया हमारा, ठीक है। तो क्या बचा, √3 आई एल वी एल कॉस फाई, ठीक है। तो देखो दोनों की पावर क्या है, सेम है, ऊपर वाले फॉर्मूले भी सेम है, इधर वाले दोनों के भी सेम है, यानी कि टोटल पावर के जो फार्मूला है वो दोनों में सेम है, ठीक है। चाहे लाइन का ले लें, ठीक है, ठीक है, चाहे लाइन का ले लें चाहे फेज का ले लें, तो दोनों कंडीशन में हमारे फार्मूले क्या हैं, दोनों के सेम है, ठीक है। अब देखो वही चीज़ यहाँ लिखी, स्टार में क्या होती है कि न्यूट्रल तार होती है, जबकि डेल्टा में न्यूट्रल तार नहीं होती है, ठीक है। इसमें 3 फेज कनेक्शन जो होता है लाइट और फैन दोनों के लिए अलग अलग किया जाता है, दोनों के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें 3 फेज और 4 वायर होते हैं, इसमें क्या होता है 3 फेज 4 वायर होता है। और इसमें डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, इसमें केवल जो कनेक्शन है वो लोड के लिए किया जाता है, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा में क्या होता है कि इसमें जो कनेक्शन है वो केवल लोड के लिए किया जाता है। इसमें 3 फेज और 3 वायर होते हैं, क्या होता है इसमें 3 फेज और 3 वायर होते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ पे, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स कर देना। अब देखो हम बात कर लेते हैं फेज वोल्टेज की, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं, फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, और फेज करंट क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखो, इसकी बात करने से पहले हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो देखो ये हमारी एक कॉइल है, एक कॉइल ये है, ठीक है। ये हमारा है ई ए, यानी इसको इस यहाँ पे लिख लिया ए, यहाँ पे लिख लिया बी। तो इसमें जो वोल्टेज है हमारा वो क्या है, ई ए है, यानी ई एम एफ, वोल्टेज को ई एम एफ भी बोलते हैं ना। तो ई ए है और यहाँ पे है ई बी है मान लो, ठीक। अब देखो, और ये बीच में हमारी न्यूट्रल की तार है, बीच में कौन सी है, न्यूट्रल की तार, यानी स्टार कनेक्शन है इसका मतलब, स्टार कनेक्शन टाइप का, बीच में कौन सी, न्यूट्रल तार है। अब देखो कह रहा है कि दो फेज के बीच अगर वोल्टेज नापेंगे, ठीक है, दो फेज के बीच अगर कोई भी नापना, अगर मान लो जैसे मान लो ये फेज है, ये फेज है, दोनों फेज है हमारे, तो दो फेज के बीच अगर हम लेंगे तो हमें क्या मिलता है, लाइन वोल्टेज मिलता है, ठीक है। दो फेज के बीच मापा गया वोल्टेज या करंट क्या मिलेगा, लाइन वोल्टेज या लाइन करंट मिलेगा। अगर दो फेज के बीच वोल्टेज नाप रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, लाइन वोल्टेज मिलेगा। अगर दो फेज के बीच करंट नाप रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, लाइन करंट मिलेगा, ठीक है। तो लाइन करंट क्या होता है, ठीक है, दो फेजों के बीच नापा गया वोल्टेज, यानी लाइन वोल्टेज क्या होता है, या फिर लाइन करंट क्या होता है, दो फेजों के बीच जो नापा जाता है वो हमारी लाइन होती है। मतलब एक तरह से लाइन याद रखना, लाइन क्या होती है, दो फेजों के बीच नापी गई वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या नाप रहे हैं, वोल्टेज नाप रहे हैं। तो ये देखो ये वोल्टेज नाप रहे हैं, दो फेजों के बीच वोल्टेज नाप रहे हैं, दो फेजों के बीच नापते हैं तो दो फेज में क्या होता है, लाइन वोल्टेज होता है। अगर एक फेज की तार ले लें और एक न्यूट्रल की तार ले लें, ठीक है, एक हम कौन सी डाल लें, एक हम फेज की ले लें और एक न्यूट्रल की ले लें, ठीक है, एक फेज की तार ले लें और एक न्यूट्रल की तार ले लें, तो वो हमारा क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है, ठीक है। तो फेज वोल्टेज क्या होती है, एक फेज की और एक न्यूट्रल की ले लें, एक फेज की और एक न्यूट्रल की अगर लेते हैं तो हमारा वो फेज वोल्टेज होता है, ठीक है। अगर दोनों फेज के बीच अगर नापेंगे तो वो हमारा क्या होगा, लाइन वोल्टेज होगा, ठीक है। अब देखो कभी कदार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, कहेगा फेज वोल्टेज क्या होता है। अभी बताया फेज वोल्टेज क्या होगा, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच मापा गया वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज कहलाता है। तो एक फेज और न्यूट्रल के बीच मापा गया जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है। तो फेज वोल्टेज क्या होता है, एक फेज और न्यूट्रल के बीच नापा गया वोल्टेज जो होता है फेज वोल्टेज होता है। लाइन वोल्टेज क्या होता है, तो लाइन वोल्टेज क्या होता है, दो फेज के बीच नापा गया वोल्टेज जो होता है, ठीक है, दो फेज के बीच नापा गया जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, हमारा लाइन वोल्टेज होता है,
ठीक है। तो दो फेज के बीच नापा गया वोल्टेज क्या कहलाता है? लाइन वोल्टेज कहलाता है। दो फेज के बीच नापा गया वोल्टेज क्या कहलाता है? लाइन वोल्टेज कहलाता है। अब बात करते हैं फेज करंट की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? फेज करंट की बात करते हैं। तो फेज करंट क्या होता है कि एक फेज में प्रवाहित धारा, एक फेज में प्रवाहित धारा क्या कहलाती है? फेज करंट कहलाती है। तो फेज करंट क्या होती है? एक फेज में प्रवाहित धारा क्या कहलाती है? फेज करंट कहलाती है। लाइन करंट क्या होता है? देखो दो लिख दिया है यहाँ पे, दो नहीं होगा, एक होगा, ठीक है, एक। तो लाइन करंट क्या होता है कि एक फेज में प्रवाहित धारा लाइन करंट कहलाती है, ठीक है। तो मेन टॉपिक क्या है? मेन चीज़ यही पूछता है कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होता है, इसी में डिफरेंस है। बाकी इसमें क्या है? फेज करंट क्या होता है? एक फेज में प्रवाहित होने वाली धारा फेज करंट कहलाती है। लाइन करंट क्या होती है? एक लाइन में प्रवाहित होने वाली धारा लाइन करंट कहलाती है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा केवल ये फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है। तो फेज वोल्टेज क्या होता है? एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच नापा गया वोल्टेज फेज वोल्टेज होता है। लाइन वोल्टेज क्या होता है? दो फेज के बीच नापा गया वोल्टेज क्या कहता है? लाइन वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं संतुलित लोड क्या होता है और असंतुलित लोड क्या होता है, ठीक है। अब देखो तीन चीज़ हमने पढ़ी, तीन फेज में आर वाई बी तीन तारें होती हैं। तो तीन तारें होती हैं, तीनों तारों पे लोड भी होगा, ठीक है। तीन तारें, जैसे मतलब थ्री फेज मोटरें हैं तो तीनों तारों पे कुछ ना कुछ लोड होगा। अगर तीनों तारों पे समान लोड हो, ठीक है, तीनों तारों पे क्या हो? समान लोड हो, यानी कि फेज तारे आर वाई बी कैसी तारें होती है? फेज तारें होती है। तो भाई संतुलित लोड क्या होता है? ठीक है, संतुलित लोड होता है कि तीनों फेजों पर कैसा लोड हो? समान लोड हो। तीनों फेजों पर कैसा लोड हो? समान लोड होता है। अगर तीनों फेज के तारों पे समान लोड होता है तो वो लोड हमारा कैसा होता है? संतुलित लोड कहलाता है। तो वो लोड हमारा कैसा कहलाएगा? संतुलित लोड कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद असंतुलित लोड क्या होता है? असंतुलित लोड होता है कि तीनों फेजों पर लोड भिन्न भिन्न अगर है, तीनों फेजों पर लोड अगर हमारा भिन्न भिन्न है तो हमारा कैसा लोड कहलाएगा? हमारा असंतुलित लोड कहलाएगा। कैसा लोड कहलाएगा? असंतुलित लोड कहलाता है, ठीक है। तो तीनों फेजों पर भिन्न भिन्न लोड है, अगर तीनों फेजों पर अगर हमारा भिन्न भिन्न लोड है तो वो हमारा लोड कैसा कहलाएगा? असंतुलित लोड कहलाता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, संतुलित लोड क्या होता है, असंतुलित लोड क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिंगल वाट मीटर की, ठीक है। तो 1 वाट मीटर यानी कि सिंगल वाट मीटर क्या होता है? सिंगल वाट मीटर मेथड क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिंगल वाट मीटर मेथड किसके लिए होता है? तो सिंगल वाट मीटर जो होता है बैलेंस लोड के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? बैलेंस लोड के लिए यूज किया जाता है। यही क्वेश्चन इसमें आता ही है। कभी कभी ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बैलेंस लोड के लिए कौन से वाट मीटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बैलेंस लोड के लिए कौन से वाट मीटर का यूज़ किया जाता है? तो बैलेंस लोड के लिए हम लोग सिंगल वाट मीटर मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस लोड के लिए किसका यूज करते हैं? सिंगल वाट मीटर मेथड का यूज किया जाता है बैलेंस लोड के लिए, ठीक है। तो बैलेंस लोड के लिए किसका यूज किया जाता है? बैलेंस लोड के लिए सिंगल वाट मीटर मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो सिंगल वाट मीटर में जो टोटल पावर होती है, ठीक है, क्योंकि कैसा लोड है? बैलेंस लोड है। और बैलेंस लोड अभी ऊपर पढ़ाया, बैलेंस लोड में क्या होती है कि तीनों फेजों में लोड क्या होगा? समान होगा। मान लिया तीनों लोडों पे मतलब प्रत्येक फेज में पावर कितनी है? पी है, और तीनों में पावर क्या होगी? सेम होगी। तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 3 × P यानी कि 3P। तो याद रखना कि सिंगल वाट मीटर में टोटल पावर क्या होती है? टोटल पावर पी टी का मतलब होगा टोटल। तो टोटल पावर क्या होती है? 3P होती है। टोटल पावर क्या होती है तुम्हारी? 3P होती है, ठीक है। अब देखो ये हमारा फिगर है। अब देखो वही चीज़ देखो लिखी है यहाँ पे कि तीनों पर समान पावर, तो टोटल पावर 3 होगी और बैलेंस लोड के लिए यूज करता है, ठीक है। तो सिंगल वाट मीटर जो मेथड होता है वो बैलेंस लोड के लिए यूज होता है, ठीक है। ये हमारा फिगर इस तरह से होता है, ठीक है। ये देखो हमारा 3 तारे हैं, स्टार कनेक्शन है, एक तार ये, एक तार ये, एक कॉइल ये, 3 कॉइलें हमारी, ठीक है। अब क्या है हमारा? वाट मीटर मेथड है। क्या है? वाट मीटर मेथड है, ठीक है। तो 3 तारे हो गई और देखो तीनों तारों पे हमारा फेज क्या है? पावर क्या है? सेम है। देखो ये एक, देखो ये एक, ये और एक ये वाट मीटर लगे, ठीक है। तो ये हमारी फेज हो गए, मान लो 3 फेज हो गए, और एक न्यूट्रल की तार होती है। कौन सी तार होती है? न्यूट्रल की तार होती है, ठीक है। और एक देखो इसमें लगा सी का मतलब हो गया करंट कॉइल, और पी का मतलब हो गया प्रेशर कॉइल। सी का मतलब क्या हो गया? सी का मतलब हो गया करंट कॉइल। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो गया। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा? कहेगा करंट कॉइल को कैसा लगा, कहेगा कि जैसे फ्यूज को कैसे लगाते हैं? फ्यूज को सीरीज में लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? लाइव वायर में लगाते हैं, यानी कि फेज तार में लगाते हैं। उसी प्रकार से पूछेगा
जो तुम्हारी करंट कॉइल होती है, जो तुम्हारी करंट कॉइल होती है सीसी जो होती है, जो करंट कॉइल होती है इसको कहाँ लगाते हैं, इसको हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। करंट कॉइल को कहाँ लगाते हैं, करंट कॉइल को पैरेलल में लगाते हैं। और जो प्रेशर कॉइल होती है इसको कहाँ लगाते हैं, समांतर में लगाते हैं, ठीक है। और जो प्रेशर कॉइल होती है वो कहाँ लगाते हैं, प्रेशर कॉइल जो होती है उसको हम समांतर में लगाते हैं, ठीक है। जो हमारी प्रेशर कॉइल होती है उसको हम लोग कहाँ लगाते हैं, ठीक है। जो प्रेशर कॉइल होती है उसको हम समांतर में लगाते हैं, ठीक है। प्रेशर कॉइल को कहाँ लगाते हैं, प्रेशर कॉइल को समांतर में लगाया जाता है, ठीक। तो सिंगल वाट मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, इतनी बात जो चीज़ बताने लायक थी, समझाने लायक थी, वो हमने समझा दी है, ठीक है। बाकी फिगर से मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अब देखो ये देखो लिखा हुआ है, ये वाट मीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वाट मीटर के अंदर देखो ये वाट मीटर है, ये क्या है, वाट मीटर इतना बड़ा, इसी के अंदर हम लोग सीसी भी लगाएं और पीसी भी लगाएं। ये हमारा क्या है, वाट मीटर, ठीक है। क्या है, वाट, ठीक है। चलो ये बात हो गई, सिंगल वाट मीटर की बात कर ली हमने। अब देखो कुल पावर की बात कर लेते हैं, ठीक है। कुल पावर की बात कर लेते हैं। तो कुल पावर क्या होता है, 3 VPIP cos फाई, तो पढ़ ही चुके हो, ठीक है। तो सिंगल वाट मीटर में कुल पावर क्या होती है, सिंगल वाट मीटर में देखो 3 गुना है, तो यहाँ भी क्या होगा 3 गुना हो, देखो 3 गुना है, ठीक है। तो क्या होगा, PT बराबर क्या होगा, 3 VPIP cos फाई, क्या होगा, PT बराबर 3 VPIP cos फाई होता है। अब देखो 3 वाट मीटर में आते हैं, ठीक है। सिंगल वाट मीटर और 3 वाट मीटर सरल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, 2 वाट मीटर। तो 2 वाट मीटर भी आगे बताते हैं क्या होता है, ठीक है। तो 3 वाट मीटर के बारे में पढ़ते हैं। तो 3 वाट मीटर किसके लिए यूज होता है, अनबैलेंस लोड के लिए करते हैं। अनबैलेंस का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक फेज में भिन्न भिन्न लोड होता है। प्रत्येक फेज में कैसा लोड होता है, प्रत्येक फेज में हमारा भिन्न भिन्न लोड होता है। तो 3 वाट मीटर क्या होता है, 3 वाट मीटर से क्या करते हैं, 3 वाट मीटर से हम लोग बैलेंस लोड के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, अनबैलेंस्ड लोड के लिए यूज किया जाता है। किसको, 3 वाट मीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो 3 वाट मीटर का यूज कहाँ किया जाता है, 3 वाट मीटर का यूज अनबैलेंस्ड लोड के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है अनबैलेंस्ड लोड के लिए कौन से वाट मीटर का यूज किया जाता है, तो अनबैलेंस्ड लोड के लिए 3 वाट मीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, अब तीनों में क्या होता है, अलग अलग होगा, तीनों में फेज क्या होगा, अलग अलग होगा। ये P1 फेज, ये P2 फेज, ये P3 फेज, तीनों में फेज अलग अलग होता है, ठीक। तीनों में फेज क्या होता है, अलग अलग होता है। तीनों में अलग अलग फेज होता है, तो टोटल जोड़ेंगे तो उनकी कुल शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, PT बराबर होता है P1 प्लस का P2 प्लस का P3, ठीक है। तो P टोटल बराबर क्या होता है, P1 प्लस का P2 प्लस का P3। और यहाँ देखो तीनों क्या होते हैं, समान होते थे। तो तीनों में देखो फेज क्या होते हैं, मतलब पावर क्या है, दोनों तीनों में समान, PPP, ठीक है। अब देखो तो 3 वाट मीटर में बस इतना ही रखना है कि अनबैलेंस लोड के लिए किसका यूज किया है, 3 वाट मीटर का। और कुल शक्ति याद रखनी है कि तीनों की पावर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। स्टार कनेक्शन का यूज कहाँ करते हैं, स्टार कनेक्शन का यूज वितरण में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, वितरण में। और डेल्टा कनेक्शन का यूज कहाँ किया जाता है, पारेषण में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, पारेषण में, यानी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो हम लोग के घरों में जो तारे आ रही है ना, वो किस तरह से आता है, तो वो कनेक्शन कौन सा था, डेल्टा कनेक्शन करते हैं। स्टार कनेक्शन कहते हैं वितरण, वितरण मतलब जहाँ पे लाइट बनती है वहाँ पे वितरण करने के लिए हम लोग कहाँ किसका कनेक्शन का यूज करते हैं, स्टार कनेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारा इतना ही आएगा, इस तरह से आएगा कि वितरण करने के लिए, लाइट का वितरण करने के लिए किस कनेक्शन का यूज किया जाता है, तो लाइट का वितरण करने के लिए स्टार कनेक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा पारेषण का वितरण करने के लिए किस कनेक्शन का यूज किया जाता है, तो पारेषण का कनेक्शन करने के लिए डेल्टा कनेक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फेज सीक्वेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फेज सीक्वेंस की बात करते हैं कि फेज सीक्वेंस क्या होता है हमारा, ठीक है। तो ये दोनों क्रम याद रखने हैं, फेज सीक्वेंस के दोनों क्रम याद रखने हैं। एक फेज सीक्वेंस होता है RYB, एक फेज सीक्वेंस क्या होता है, RYB, और दूसरा फेज सीक्वेंस होता है RBY होता है। क्या होता है, RBY, ठीक है। तो पहला फेज सीक्वेंस होता है RYB होता है और दूसरा फेज सीक्वेंस होता है RBY होता है, ठीक है। क्या होता है, RBY होता है। अब देखो जो RYB होता है, जो हमारा RYB होता है वो कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। और जो RBY होता है वो हमारा कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। RBY कैसा होता है, RBY हमारा कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो फेज सीक्वेंस की बात करते हैं। तो फेज सीक्वेंस में जो RYB होता है वो हमारा कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। और जो RBY होता है वो हमारा कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है। याद रखना ये बात, ठीक है। तो कभी कभार क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे लिखेगा कि फेज सीक्वेंस का कौन सा क्रम है, तो RYB जल्दी से नहीं लिखता है क्योंकि पता है RYB तो सबको रटा हुआ है।
तो ऑप्शन में एक लिखा होगा RBY, तो ये तुमको टिक करना पड़ेगा कि फेज सीक्वेंस का एक क्रम ये भी है, ठीक है। याद करने की भी देखो टिक बताया था, क्या है RBY, क्या है RBY हमको याद है, ठीक है, क्योंकि RY भी फ्रेज भी होता है, सॉरी RY भी ऐसे याद किया है। तो दूसरा लिखने का तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये लिखने का तरीका है कि R तो अपनी जगह रहेगा, बस इसको उल्टा कर दो BY बस, ठीक है। चलो अब देखो 2 वाट मीटर की बात करते हैं। 2 वाट मीटर ही इंपॉर्टेंट है हमारा, इसी से क्वेश्चन भी बनते हैं 2 वाट मीटर से, ठीक है। तो 2 वाट मीटर क्या होता है, 2 वाट मीटर का यूज कहाँ करते हैं, 2 वाट मीटर का यूज हम करते हैं बैलेंस और अनबैलेंस लोड दोनों के लिए करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कौन से वाट मीटर का यूज बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड दोनों के लिए किया जाता है, कौन से वाट मीटर का यूज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड लोड के लिए किया जाता है। तो 2 वाट मीटर का यूज हम करते हैं, किसका यूज करते हैं, 2 वाट मीटर का यूज जो है बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड के लिए किया जाता है, ठीक है। 2 वाट मीटर का यूज हम लोग बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, अब देखो 2 वाट मीटर में, देखो 2 वाट मीटर मेथड में, 2 वाट मीटर मेथड में पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos फाइव बराबर क्या होता है, cos फाइव बराबर होता है tan इनवर्स √3, ये तुमको रट्टा मारना है समझो, ठीक है। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos फाइव बराबर होता है tan इनवर्स √3 P1 माइनस का P2 अपॉन में P1 प्लस का P2, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, tan इनवर्स √3, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा P1 माइनस का P2 और नीचे क्या होगा प्लस का हो जाएगा। P1 P2 क्या होता है, P1 P2 क्या है कि अलग अलग वाट मीटर पर नापा गया पावर है, ठीक है। P1 जो है अलग वाट मीटर में नापा गया पावर है और P2 जो है वो अलग वाट मीटर पे नापा गया पावर है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, ये देखो एरो बन के पेंसिल टाइप का लिखा हुआ है कि P1 और P2 क्या है, अलग अलग वाट मीटर पर नापा गया पावर है, अलग अलग वाट मीटर पर नापा गया पावर है P1 और P2, ठीक है। तो 2 वाट मीटर मेथड में जो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो cos फाइव बराबर होता है tan इनवर्स √3 P1 माइनस का P2 अपॉन में P1 प्लस का P2 होता है, ठीक है। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स को अगर tan थीटा में जब बदलेंगे, tan फाइव में जब बदलेंगे तो tan फाइव बराबर क्या हो जाएगा, tan फाइव बराबर हो जाएगा √3 P1 माइनस का P2 अपॉन में P1 प्लस का P2, देखो ये वैल्यू वही है, ठीक है। अब tan को इधर जब लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, tan फाइव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, tan फाइव बन जाएगा। तो tan फाइव बराबर क्या हो जाएगा, √3 P1 माइनस का P2 अपॉन में P1 प्लस का P2। ये तो फॉर्मूले हो गए पावर फैक्टर के हो गए, ठीक। और tan फाइव बराबर इतना होता है। अब देखो क्वेश्चन इसमें कंडीशन बनती है, क्या बनती है, हमारी कंडीशन बनती है, कह रहा है कि अगर P1 और P2 बराबर हो, क्या हो, कंडीशन दे रखी है, अगर ये P1 यानी कि जो P1 P2 है, अगर ये दोनों बराबर होते हैं, अगर ये दोनों हमारे बराबर होते हैं, यानी कि जो P1 है वही जो P2 है, अगर दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों वाट मीटर समान माप दर्शा रहे, तो पावर फैक्टर कितना होगा, तब पावर फैक्टर कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा, कहेगा अच्छा ये बताइए 2 वाट मीटर मेथड में, ठीक है, 2 वाट मीटर मेथड में, ठीक है, दोनों वाट मीटर से नापी गई जो पावर है, दोनों वाट मीटर से नापी गई जो पावर है वो बराबर है, ठीक है, समान मान दर्शा रहा है, तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा, बन जाएगी क्वेश्चन, ठीक है। तो किस तरह से निकालेंगे देखो ज़रा। तो क्या करें, P1 और P2 बराबर है, क्या है, P1 और P2 तुम्हारे क्या है, बराबर है। तो P1 और P2 बराबर है तुम्हारे, तो वैल्यू रख लो, ठीक है, क्या रख लो, वैल्यू रख लो, पता चल जाएगा क्या आंसर आ रहा है। तो कुछ नहीं करना, वैल्यू रख लो। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो तुमको वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में रख के हम लोग पता करेंगे कि फाई की वैल्यू क्या है, यानी कोण कितना दे रखा है। तो P1 और इस तरह रखो, P1 और P2 बराबर है, यानी P माइनस का P, यानी दोनों बराबर है, P माइनस का P क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, यानी कि 0 बटे समथिंग है। अगर अपॉन में 0 होता तो ये अनंत बन जाता, लेकिन ऊपर 0 है, 0 अपॉन में कुछ समथिंग है तो क्या बन जाएगा, 0। tan फाई का मान कितना हो जाएगा, tan फाई बराबर हो जाएगा, tan फाई बराबर हो जाएगा 0, और tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0, ठीक है। तो tan फाई बराबर tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री कंपेयर करा तो फाई बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। इसका मतलब फाई का मान कितना आ गया, फाई का मान आ गया 0 डिग्री, फाई का मान कितना आ गया, 0 डिग्री। तो पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई, पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, cos फाई। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान होता है हमारा 1, तो पावर फैक्टर का मान कितना है, पावर फैक्टर का मान हमारा 1 है, आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन करना है। दूसरी कंडीशन दे रखी है, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, अगर कह रहा है कि P1 बराबर P है और P2 दूसरे, यानी कि पहले वाट मीटर से नापी गई जो पावर है वो P है और दूसरे वाट मीटर से नापी गई पावर हमारी 0 है, तो कह रहा है कि पावर फैक्टर का मान क्या होगा, तब कह रहा है पावर फैक्टर का मान क्या होगा, रख लो इसमें वैल्यू,
P1 बराबर क्या रख लेंगे P, और P2 बराबर क्या लिख लेंगे 0। रखो जरा, क्या बन जाएगा, tan फाइव बराबर बन जाएगा √3, ठीक है, P अपॉन में क्या बन जाएगा P, तो P से P कैंसिल हो गया, tan फाइव बराबर क्या हो जाएगा √3, और tan में किसका √3 का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। इसका मतलब फाई का मान कितना आ गया, फाई का मान आ गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है, फाई का मान कितना आ गया हमारा, फाई का मान आ गया 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब पावर फैक्टर हमको बताना है, पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होता है cos फाइव नहीं cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, जो sin 30 डिग्री का मान होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज़ पढ़ा चुके हैं तुमको, नहीं cos 60 डिग्री का जो मान होगा वो हमारा मान कितना होगा, sin 30 डिग्री का मान होगा। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो cos 60 डिग्री का मान कितना हो रहा है 1/2, तो 1/2, जब 2 का भाग 2 को 1/2 का मतलब क्या होगा 0.5, तो देखो भाई चीज़ लिखा हुआ है, पावर फैक्टर कितना होगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन बनती है, ठीक है, पहली कंडीशन हो गई तुम्हारी, दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या बनती है, तीसरी कंडीशन बनती है, और हाँ देखो ये चलो देखो 2 वाट मीटर में ये चीज़ दोनों पढ़ लिया, तुमको बता दिया था, ये कंडीशन से बता दी हमने, ठीक है, ये कंडीशन भी हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो क्या लिखा है, हाँ 2 वाट मीटर में क्या होता है न्यूट्रल नहीं होता है, 2 वाट मीटर में क्या होता है न्यूट्रल नहीं होता है, किसी एक फेज को ही न्यूट्रल बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो 2 वाट मीटर में क्या होता है, दो बार आर और वाई दो होगा, तो वही तो टू वाट मीटर हुआ, ठीक है। तो क्या होता है आर वाई भी दो फेज है मान लो, ठीक है, तो दो फेज है तो क्या करते हैं इसमें किसी एक फेज को न्यूट्रल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना कि 2 वाट मीटर में न्यूट्रल का तार नहीं होता, 2 वाट मीटर में न्यूट्रल की तार नहीं होती है, लेकिन किसी एक फेज को ही क्या बना लेते हैं हम लोग न्यूट्रल बना लेते हैं, किसी एक फेज से ही हम लोग क्या कर लेते हैं न्यूट्रल का काम करा, इसको न्यूट्रल बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको धारा प्रवाहित करने के लिए हमें एक फेज और एक न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, तो 2 वाट मीटर में दोनों फेज हमारे, तो दोनों फेज होने के कारण हम लोग उसका उपयोग तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक फेज को एक फेज रहने देते हैं, और एक फेज को हम लोग क्या बना लेते हैं न्यूट्रल बना लेते हैं। न्यूट्रल किस हिसाब से बनाते हैं, रेजिस्टेंस लगा के बनाते हैं, ठीक है, वो आगे का सिलेबस है डिप्लोमा वगैरह का, लेकिन ऐसे याद रखो कि जो न्यूट्रल कैसे बनाते हैं, फेज को न्यूट्रल बनाने के उसमें 2 रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस लगाते हैं तो हमारा न्यूट्रल बन जाता है, ठीक है। तो तुमको पॉइंट ये याद रखना है कि 2 वाट मीटर में न्यूट्रल की तार नहीं होती है, 2 वाट मीटर में न्यूट्रल की तार बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक फेज तार को ही क्या बना लेते हैं न्यूट्रल बना लेते हैं, एक फेज तार को ही क्या बना लेते हैं हम लोग न्यूट्रल बना लेते हैं, ठीक है। अब 2 वाट मीटर में टोटल पावर क्या होती है, 2 वाट मीटर में टोटल पावर होती है P1 प्लस का P2, यानी दोनों वाट मीटर को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो सिंगल वाट मीटर में हमारा क्या होता है, तीनों में सेम होती है पावर, इसलिए हमारा सिंगल वाट मीटर में टोटल पावर होती है 3P। 2 वाट मीटर में क्या होता है, 2 वाट मीटर में क्या होता है, दोनों में पावर अलग अलग होती है, तो P1 प्लस का P2। 3 वाट मीटर में क्या होता है, तीनों में पावर अलग अलग होती है, तो P1 प्लस का P2 प्लस का P3 टोटल पावर निकालने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से 2 वाट मीटर में भी टोटल पावर निकालने के लिए क्या होगा, PT बराबर P1 प्लस का P2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा PT बराबर P1 प्लस का P2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो कंडीशन 3 हमारी क्या बनती है, कंडीशन 3 क्या बनती है, कंडीशन 3 बनती है कि एक पावर फैक्टर 2 वाट मीटर मेथड में एक जो पावर है वो हमारी पॉजिटिव है, एक पावर हमारी पॉजिटिव है और दूसरी हमारी क्या नेगेटिव दिखा रहा है, एक हमारा पॉजिटिव दिखा रहा है और दूसरा नेगेटिव अगर दिखा रहा है, दूसरा नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है, तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा, तब पावर फैक्टर का मान क्या होगा, ठीक है। एक वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, तब पावर फैक्टर का मान क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। रख लो यहाँ पे, ये P1 बराबर लिख लो P1 बराबर क्या लिख लो P, और P2 बराबर क्या लिख लोगे माइनस का P, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, रख लो यहाँ वैल्यू। तो P1 की जगह पे P लिख दिया, माइनस तो ऑलरेडी पहले से ही है, और माइनस का P हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी, और यहाँ पे कितना है √3 चल ही रहा है हमारा, क्या चल रहा है √3 ऊपर चल रहा है, अपॉन में क्या हो जाएगा P1 प्लस का P2, तो P1 की जगह पे P और प्लस का P2 की जगह माइनस का P, ये बन जाएगा नीचे वाला जीरो, तो नीचे वाला जीरो बन जाएगा, ऊपर वाला कुछ भी हो तो लेना देना नहीं, तो 1/0 यानी कि अनंत, यानी tan फाई का मान, यानी कि tan फाई बराबर बन गया तुम्हारा अनंत, और tan अनंत का मान कितना होता है, tan 90 डिग्री का मान क्या होता है अनंत होता है, ठीक है। tan 90 डिग्री का मान क्या होता है अनंत होता है, यानी फाई का मान कितना होगा मेरा, फाई का मान हो गया 90 डिग्री, तो फाई का मान हो गया 90 डिग्री। हमें क्या बताना है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है कॉस फाई, पावर फैक्टर क्या होता है कॉस फाई, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान वही होगा जो साइन 0 डिग्री का मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो पावर फैक्टर क्या होगा 0, इसका मतलब पावर फैक्टर का मान कितना होगा शून्य होगा, पावर फैक्टर का मान कितना हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जो कि 2 वाट मीटर मेथड में ये होता है इस तरह से, ठीक है, ये 2 वाट मीटर मेथड है, दो P1 और P2 और स्टार कनेक्शन है, ये कैसा कनेक्शन है स्टार कनेक्शन में जुड़ा हुआ है, ठीक है।
चलो एक कंडीशन बन गई हमारी, ये सारी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं आगे स्टार कनेक्शन का जो उपयोग है, स्टार कनेक्शन का जो यूज है यानी उपयोग है वो क्या करते हैं, जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में किया जाता है, ठीक है। स्टार कनेक्शन का जो उपयोग है जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर में किया जाता है, जबकि तथा प्रारंभिक टार्क कम उत्पन्न होता है। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका प्रारंभिक टार्क जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन का जो उपयोग है कहाँ करते हैं, तो स्टार कनेक्शन का उपयोग हम लोग जनरेटर और ट्रांसफार्मर में किया जाता है। स्टार कनेक्शन का यूज कहाँ करते हैं, जनरेटर और ट्रांसफार्मर में किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका प्रारंभिक टार्क जो होता है, इसका स्टार्टिंग टार्क होता है वो कैसा होता है, कम होता है। इसका स्टार्टिंग टार्क कैसा होता है, इसका स्टार्टिंग टार्क जो होता है हमारा कम होता है, ठीक। डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, तो डेल्टा कनेक्शन का जो उपयोग है वो कहाँ करते हैं, मोटर में किया जाता है, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन का जो उपयोग है मोटर में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पूर्ण विकसित टार्क होता है, मतलब पर्याप्त मात्रा में टार्क होता है, ठीक है। तो याद रखना है मोटरों में किस कनेक्शन का यूज़ किया जाता है, मोटरों में डेल्टा कनेक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मोटरों में किस कनेक्शन का यूज़ किया जाता है, मोटरों में डेल्टा कनेक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जनरेटर और ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। चलो तो इसको यहीं तक रखते हैं, इसी में चलो इसी में वीडियो बना देते हैं यार, अलग से नहीं बनाते हैं।